हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th साइंस में पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये हम जो आपको बता रहे हैं ये 10th के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत सिंपल और सरल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। जैसे कि मेरे पास ये पहला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। सबसे पहले तो हमें दो वर्ड इसमें यूज किए हैं, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो पहले तो हमें संयोजन अभिक्रिया क्या है वो बताना है, फिर उसका हमें एक उदाहरण देना है। जैसे जिन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे आप संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जैसे मेरे पास एक समीकरण है CaO, जिसे आप लोग बोलते हैं बिना बुझा चूना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। जल का मतलब है H2O, देता है CaOH ट्वाइस बुझा हुआ चूना, प्लस में ऊष्मा इसमें से बाहर निकल जाएगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया क्या है, जिन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है उसे आप लोग वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब है टूट जाना, बट जाना। उदाहरण क्या दे सकते हैं आप लोग, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये फॉर्मूले याद रखो, जरूर रखें आप लोग। अभिक्रिया की ऊष्मा के साथ, हीट के साथ, देता क्या है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, अभी पढ़ा था आपने, जिसको बोलते हैं हम लोग बिना बुझा चूना, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम दो परिभाषाएं फिर पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। और दूसरा आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और उदाहरण देकर समझाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन में क्या होता है, यानी कि जब कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उनके यौगिकों के घोल से अलग कर देता है उसे आप लोग विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थाप का मतलब उसको छोड़ देना, अलग हट जाना उससे। जैसे उदाहरण क्या है हमारे पास, Fe का मतलब होता है आयरन, लोहा। अभिक्रिया किसके साथ करेगा, कॉपर सल्फेट CuSO4। अभिक्रिया करने से क्या बनेगा आपका FeSO4, फेरस सल्फेट, और साथ में क्या निकल गया, कॉपर। यानी कि विस्थापित कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह चला गया। देखो पहले यहां पर SO4 किसके साथ है, कॉपर के साथ, और यहां देखो किसके साथ आ गया, आयरन के साथ। अगला आपके पास है द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण से समझाएं। यह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके आयनों का आदान प्रदान करते हैं। आप स्टूडेंट्स देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है और उम्मीद करूंगा कि आसानी से आप उसको याद कर पाएंगे। उदाहरण क्या है इसका, देखो उदाहरण BaCl2 जो कि एक्वस फॉर्म में मिलेगा। नाम है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया किसके साथ की, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी एक्वस फॉर्म में है, देता है BaSO4 बेरियम सल्फेट, और क्या निकलेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl यानी नमक। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। ये जो अवक्षेपण अभिक्रिया है इसे बोलते हैं हम लोग प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो सुनिए, वो अभिक्रिया जिसमें विलयन से अलग होकर एक अवक्षेप ठोस का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में कुछ आया मेरा। उदाहरण BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस NH42SO4। NH4 का मतलब है अमोनियम, SO4 का मतलब है सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, देता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या निकल जाएगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट। समझ में आ गया होगा। आपको एक रिएक्शन और बताता हूं, लेकिन आप एक ही रिएक्शन तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा करने की तैयार करने की जरूरत नहीं है। BaCl2 बेरियम क्लोराइड मिलता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, देता है BaSO4 बेरियम सल्फेट, प्लस में NaCl, क्या निकलेगा आपका, सोडियम निकल जाएगा इसके। जो अगली परिभाषा है हमारी ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दें। इसमें ऊष्माक्षेपी को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
और ऊष्माशोषी को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिसमें ऊष्मा यानी हीट निकल के जाए, जिसे बोलते हैं हम लोग श्वसन, इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। उत्पाद, आपने देखा होगा ये रिएक्शन दिखाई दे रही होगी, इस वाले इसको बोलते हैं, जो एरो लगा हुआ, एरो के इधर वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग अभिकारक, और इस वाले को बोलते हैं उत्पाद। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। उदाहरण देख रहे हो क्या है हमारे पास, C6H12O6 जिसको कहते हैं ग्लूकोज। अभिक्रिया किसके साथ की हमने, ऑक्सीजन के साथ। देता क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या निकल गया, पानी, और प्लस उसमें से ऊष्मा बाहर निकल गई, इसीलिए ऊष्मा निकली है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दूसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के लिए ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी ऊष्मा उसको उल्टा देनी पड़ती है, उसे आप लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हो। फॉर एग्जांपल जैसे CaCO3 चूने का पत्थर प्लस ऊष्मा दी तो क्या बना, CaO बिना बुझा चूना, और साथ में क्या निकल गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमारी जो नई परिभाषा है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दें, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। इनको, उपचयन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग आपसे बात करेंगे उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। सुने ध्यान से, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, इसीलिए इनको रिडॉक्स बोलते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ उपचयित यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ह्रास का मतलब कमी आती है, और दूसरे में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, उसे आप लोग रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन में वृद्धि होना और हाइड्रोजन का ह्रास होना। दूसरा, अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन में कमी आना, ऑक्सीजन में कमी आना और हाइड्रोजन में वृद्धि होना। एग्जाम्पल देखोगे आप, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस है, देता क्या है, कॉपर प्लस H2O। आपने एक चीज नोट की, देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने क्या बना लिया, H2O, यानी इसमें ऑक्सीजन बढ़ गई, इसका मतलब है ये क्या बन गया, उपचयन, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, हाइड्रोजन की कमी हो गई। दूसरा देख रहे हो नीचे, CuO क्या बन गया, इसे देखो कॉपर बन गया, ऑक्सीजन इसको छोड़ के भाग गया, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई, और उसे बोलते हैं हम अपचयन अभिक्रिया। जो आपको बताएंगे हम लोग, संक्षारण या जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, संक्षारण। तो संक्षारण किसे कहते हैं, धातु की सतह का वायु तथा नमी के प्रभाव से उपचयन होने से धीरे धीरे नष्ट हो जाना। अभी पढ़ा था आपने, उपचयन का मतलब क्या पढ़ा था आपने, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाना, यानी ऑक्सीजन जब ज्यादा होगी, नमी होगी, तो उससे क्या होगा, तो धीरे धीरे धातु नष्ट होने लगती है, उसी को आप लोग संक्षारण कहते हैं, उसी को हम कोरोजन बोलते हैं और रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। उदाहरण, लोहे को जंग लगना, देखो आयरन किसके साथ मिला, ऑक्सीजन के साथ, भाई बताया था हमने, नमी का मतलब पानी के साथ, देता क्या है, Fe2O3.XH2O यानी आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या है, ये जंग लगना, देखा होगा आपने, काफी समय के बाद लोहे के ऊपर एक भूरा भूरा सा पदार्थ लग जाता है, उसे आप लोग क्या कहते हो, जंग लगना कहते हो। अब इसे बचने के उपाय क्या है हमारे, वो तो आपको पता है सबको, भाई नंबर 1, धातु पे पेंट करके, तेल या ग्रीस लगा के, एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ा के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। विकृत गंधिता को फूड एडल्ट्रेशन कहते हैं हम लोग। इससे हमें क्या हानियां हैं, कहने का मतलब क्या है, इसके कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं हेल्थ के लिए और इसे कैसे रोका जा सकता है।
सबसे पहले तो विकृत गंधिता या फूड एडल्ट्रेशन है क्या? तेलीय तथा बसा युक्त खाद्य पदार्थ में उपचयन के कारण गंध व स्वाद में परिवर्तन आ जाना विकृत गंधिता कहलाता है। आपने कभी देखा होगा कि बहुत जो हमारे जो हम अचार वगैरह रखते हैं तो कुछ समय के बाद उसके अंदर एक महक आने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, और ऑक्सीजन की वृद्धि होने का मतलब है उपचयन हो जाना, और उसके अंदर एक अलग तरह की स्मेल आ जाएगी, स्वाद भी बदल जाएगा, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या होता है कि आपका जो खाने का स्वाद है वो एक तो खट्टा हो जाएगा और एक रुचिकर हो जाएगा, बड़ा अजीब सी गंध आने लगेगी उसके अंदर से। हानि क्या होती है? भोजन की गंध बिगड़ जाती है, भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है, भोजन पॉइजनिंग युक्त हो जाता है, यानी उसके अंदर विषैला हो जाता है वो। और एक पॉइंट दे सकते हैं कि शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हानि तो हमने पढ़ ली भाई, गंध बिगड़ जाएगी, स्वाद बिगड़ जाएगा, भोजन का नाम है विषैला हो जाएगा, और बहुत सारी बीमारियां भी पैदा करने लगेगा। उपाय क्या है? पहला उपाय, वायुरोधी पैकेट्स में भंडारण करना। कभी चिप्स देखी है? चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, नमकीन खाते हैं हम लोग, सब पैकेटों में होती है। नमकीन थोड़ी सी मिलेगी, पैकेट बहुत फूला हुआ मिलता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। वो किस लिए डाली जाती है? जिससे कि उसके अंदर उपचयन अभिक्रिया ना हो। दूसरा पॉइंट, खाद परिरक्षक मिलाकर, और तीसरा, फ्रिज में रखकर। उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। हो जाता है क्योंकि एक 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, क्योंकि बैलेंस हम आज जो पढ़ने वाले हैं, अनबैलेंस्ड रिएक्शंस इनटू बैलेंस रिएक्शन, यानी कि किसी भी अनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। अगर हमें जब पेपर आएगा, पेपर में कोई भी इक्वेशन लिखी आएगी और कहा जाएगा कि इसको बैलेंस करके दिखाइए, तो आप आज बैलेंस करना सिखाते हैं। बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस जब किया जाता है तो कई स्टेपों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको बोर्ड पे 3 आपको रिएक्शंस दिखाई दे रही हैं जो कि अनबैलेंस है, और इन्हें हमें बैलेंस करना है। तो शुरुआत मैं इस 3rd इक्वेशन से करता हूं। आप नोट करिए, C6H12O6 प्लस O2, O2 यानी ऑक्सीजन गैस है, इसको ग्लूकोज कहते हैं, देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O यानी पानी, और हीट आपकी निकल गई। लेकिन ये जो इक्वेशन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है ये अनबैलेंस है, इसे हमें बैलेंस करना है। तो आप देखो, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। एक एक करके सबको बैलेंस करेंगे। इधर देखिए, यहाँ पर कार्बन के कितने वो है एलिमेंट? 6, एटम कितने? 6। लो जी, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब यहाँ 6 से कर दिया तो यहाँ कार्बन कितने हैं? 6, तो यहाँ भी कितने हो गए? 6। लेकिन अब देखो बिगड़ गया, ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ 12, और यहाँ कितना है? 1 13, लेकिन यहाँ कितने हैं? 6 और 2 8, तो बिगड़ गए। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? एक हम काम कर सकते हैं क्या? इधर देखो, हाइड्रोजन कितना है? 12, यहाँ मैं फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो गया? 6 दूनी 12, और ये भी कितना हो गया? 12। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? जरा देखो, इसको 6 से कर दूं, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 6 दूनी 12 और 12 और 6 18। दिस इक्वेशन इज बैलेंस। हमने इसको पूरी तरह से बैलेंस कर दिया। हम अगली इक्वेशन की बात करते हैं और समझते हैं। अगर किसी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया है तो इस इक्वेशन पे जरूर ध्यान दें। देखो, इसे कहते हैं बेरियम क्लोराइड। अभिक्रिया किससे की हमने? एल्युमिनियम सल्फेट से। मिला क्या? बेरियम सल्फेट, और यहाँ पर मिला एल्युमिनियम क्लोराइड। तो आप सबसे पहले इसको हम बैलेंस कैसे करें? नोट करें, यहाँ पर Ba कितने हैं? 1, यहाँ भी कितना है? 1। स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? देखो, ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, स्टार्टिंग हमारी होगी कहाँ से। इधर देखो, एल्युमिनियम के साथ में सल्फेट के कितने हैं? 3। यहाँ पर सल्फेट के कितना है? 1। इसका मतलब हम यहाँ पर इसको 3 से कर देंगे। इसका मतलब है अब S 3 हो गए, ऑक्सीजन 12 हो गए। यहाँ देखो, S 3 है और ऑक्सीजन कितने? 12 है। लेकिन अब बिगड़ गया, बेरियम कितना हो गया? 3, यहाँ कितना है? 1, तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है ये भी 3 3 हो गए। अब इसके 3 होने से बाकी हमारे इधर देखोगे, नोट करोगे, यहाँ एल्युमिनियम कितने हैं हमारे पास? 2, ये लो जी, यहाँ हम 2 से कर देंगे। अब इनको जरा एक बार चेक करें, Ba कितने हैं हमारे पास? 3, यहाँ भी कितने हैं? 3। अब बात करेंगे क्लोरीन कितने हैं? Cl6, भाई 3 दूनी 6, यहाँ कितना है? 3, 3 दूनी 6, ये भी क्लियर हो गया। अगर एल्युमिनियम कितने हैं? 2, ये देखो ये भी क्लियर हो गया। और SO4 कितना आया? 3, तो ये भी कितना हो गया? देखो बेटा 3SO4, यानी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। इस तरह से बड़ी सिंपल तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और ये जो आपको तीसरी इक्वेशन दिखाई दे रही है ये बहुत ही आसान है। ये तो कई बार आप पहले भी कर चुके होंगे, लेकिन गौर नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। देखो, करके देखें आप लोग। इधर आपके पास हाइड्रोजन गैस है और किसके साथ मिलती है? क्लोरीन गैस के साथ, और देता क्या है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन नोट कर रहे हैं आप लोग, हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने वो हैं? 2, यहाँ पर कितना? 1। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम इस तरह से जो मैंने अभी 3 इक्वेशंस ली उनको बैलेंस किया। आप अपनी बुक से जो अनबैलेंस इक्वेशंस हैं उनको निकालिए, जो अनसंतुलित हैं, और उनको बैलेंस और संतुलित करने की कोशिश करें।
और इसके साथ-साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और कराना चाह रहा हूँ। जिस उस दिन हमने जो मेन सारी जितनी भी हमारी डेफिनिशंस थी, हमने सब बता दी थी और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा इस चैप्टर में ना जाएँ, जितनी मैंने आपको बताया और उसके बाद मैं आप जिस टॉपिक को अब बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा करने की कोशिश चैप्टर में ना करें। ये टॉपिक ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? आप ध्यान से समझें। हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था विकृत गंधिता और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो तेल और वसा युक्त जो पदार्थ हैं, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनमें उपचयन हो जाता है। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है और ऑक्सीजन की वृद्धि होने के कारण आपका भोजन जो है वो खराब हो जाता है, उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। अगर उसको हम नाइट्रोजन में रखें तो भोजन का उपचयन नहीं हो पाता, यानी उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं हो पाती और भोजन आपका खराब नहीं होगा। तो ध्यान रखें बेटे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग सभी इसको याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ें, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? ये टॉपिक भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि संक्षारण किसे कहते हैं, जंग लगना किसे कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, हम लोग उसके उपाय भी पढ़े थे। लेकिन देखो यहाँ इन्होंने कुछ थोड़ा अलग से पूछ लिया, पेंट क्यों करते हैं, तो अब हमें उसका जवाब वही देना, संक्षारण क्या होता है। जैसे लोहे की धातु वायु और नमी की उपस्थिति में संक्षारित हो जाती है, लोहे पर जंग लग जाता है, लोहे पर पेंट करके धातु के संपर्क में आई वायु और नमी से उसको अलग कर दिया जाता है, जिसके कारण वो जंग लगने से बच जाता है। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट का वन शॉट रिवीजन करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग अम्ल और क्षार के गुण पढ़ेंगे। तो पहले आपके अम्ल के गुण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू और सिरका। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। राय अम्ल क्षारक होते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल एंड नाइट्रिक अम्ल। इसके बाद हम क्षार और बेस के गुण बताएंगे आपको। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और इनका स्पर्श चिकना होता है। लाल लिटमस को ढीला कर देते हैं और जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्षारक प्राय संक्षारक कोरेसिव हो सकते हैं और इनका जो पीएच मान है हमेशा 7 से ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH+। नेक्स्ट टॉपिक है व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक सूत्र CaOCl2। व्यंजक चूर्ण के गुण। नंबर 1, ये सफेद रंग का चूर्ण होता है। नंबर 2, इसमें तीव्र क्लोरीन जैसी गंध होती है। नंबर 3, पानी में आंशिक रूप से घुलनशील होता है, पूरी तरह से नहीं घुलता। नंबर 4, वायु में रखने पर धीरे-धीरे अपघटित हो जाता है। और नंबर 5, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्यंजक चूर्ण के उपयोग। नंबर 1, कपड़े और कागज को विरंजित सफेद करने में। नंबर 2, पानी में पीने के पानी में व्यंजक चूर्ण के उपयोग। नंबर 1, कपड़े और कागज को विरंजित करने में। दूसरा, पीने के पानी को कीटाणु रहित करने में। नंबर 3, जीवाणुनाशक के रूप में। और नंबर 4, रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। व्यंजक चूर्ण को तैयार करने की विधि। सूखे बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से व्यंजक चूर्ण तैयार होता है। अभिक्रिया CaOH जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, उस पर जब हम क्लोरीन गैस का फ्लो करेंगे तो CaOCl2 यानी व्यंजक चूर्ण बन जाएगा और साथ में पानी निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेकिंग सोडा। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र NaHCO3। सूत्र जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि एग्जाम में सूत्र जरूर पूछे जाएंगे, चाहे वो 1 मार्क्स में आए या 2 मार्क्स में आए। बेकिंग सोडा के गुण। नंबर 1, ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। स्वाद में हल्का क्षारीय होता है यानी बेस। पानी में घुलनशील होता है। गर्म करने पर ये अपघटित हो जाता है। यह एक मृदु क्षार यानी वीक बेस है। इनमें से जो भी गुण आपको 2 पूछे जाए, 3 पूछे जाए, उतने आप एग्जाम में लिख के दे सकते हैं। उपयोग। पहला, बेकिंग पाउडर बनाने में। सेकंड, केक, ब्रेड आदि को फुलाने में। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए यानी एंटीसाइड के लिए। और अग्निशामक यंत्रों में। तैयार कैसे किया जाता है बेकिंग सोडा? अमोनिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्य नमक यानी NaCl के विलयन में प्रवाहित करने से बेकिंग सोडा प्राप्त होता है।
यानी NaCl यानी नमक, NH3 अमोनिया, H2O जल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देता है NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा, और क्या निकल जाता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये इसके बनाने की विधि है। एग्जाम में ये अभिक्रिया पूछी जा सकती है, तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर अभिक्रिया यानी गर्म करने पर क्या होगा, यानी हमारे पास जो NaHCO3 है बेकिंग सोडा है, अगर उसको गर्म किया जाए, उसको हीट किया जाए, तो ये Na2CO3 यानी धावन सोडा बन जाता है। इसमें से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है धोने का सोडा, जिसको कहते हैं वाशिंग सोडा। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O। ध्यान रखना इस बात को, मैंने बोला है रासायनिक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। धोने के सोडे के गुण, नंबर 1, ये सफेद रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, पानी में अच्छी तरह घुलनशील होता है, यह प्रबल क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, वायु में रखने पर अस्फुटन दर्शाता है, और 5वां नंबर है इसका पीएच मान हमेशा 7 से ज्यादा होता है। धोने के सोडे के उपयोग कपड़े धोने में, जल की कठोरता को दूर करने में, कांच साबुन और कागज उद्योगों में, और सोडियम यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। धोने का सोडा को तैयार करने की विधि क्या है? धोने के सोडा सामान्य नमक से साल्वे विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले NaCl यानी कि साधारण नमक का यूज करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 बनाया जाता है। फिर NaHCO3 को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनता है, और पुनः Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का पुनः जल योजन करके धोने का सोडा यानी Na2CO3.10H2O प्राप्त होता है। नेक्स्ट, उदासीन अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। बार बार हम इसको समझ चुके हैं एसिड और बेस के अंदर। इसकी जो परिभाषा हमसे क्या कहती है कि जब कोई अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण क्या होता है इसका, यानी कि अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण तथा जल बनेगा। उदाहरण के लिए अम्ल HCl, क्षार NaOH, इससे अभिक्रिया होगी और क्या बनेगा NaCl यानी लवण नमक, और पानी बन जाएगा H2O। इस अभिक्रिया के कौन कौन से गुण होते हैं? नंबर 1, इसमें अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण नष्ट हो जाते हैं, मींस अभिक्रिया आपकी उदासीन हो जाती है। ये अभिक्रिया हमेशा ऊष्मा क्षेपी होती है, यानी कि इस अभिक्रिया के होने के बाद ऊष्मा निकलती है। और तीसरी, इस अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त विलयन होता है उसका पीएच मान लगभग 7 के बराबर हो जाता है। अगर 7 से कम होता है उसे हम अम्लीय कहते हैं, और जो 7 से ज्यादा होगा उससे क्षारीय बोलेंगे। अगर पीएच मान केवल 7 के बराबर होगा तो उसे हम उदासीन कहेंगे। दैनिक जीवन में इसके उपयोग, पेट की अम्लता को कम करने में, अम्लीय मिट्टी में चूना मिलाना, और कीट के काटने पर उचित मलहम का उपयोग करके। बच्चों, यहाँ पर आपको जितने भी टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं, इनकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है, और सारे के सारे टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लोर क्षार अभिक्रिया। परिभाषा क्या कहती है कि जब सामान्य नमक यानी NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन होता है, तो क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं, और इस अभिक्रिया को क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप इस अभिक्रिया के अंदर इस समीकरण में देख सकते हैं, NaCl का NaCl के साथ में हम किसको मिलाएंगे? पानी को। तो क्या बन जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी गैस निकल जाएगी? क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकल के चली जाएगी। इसे आप क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरो क्षार अभिक्रिया से 3 उत्पाद निकलते हैं। नंबर 1 क्लोरीन गैस, नंबर 2 हाइड्रोजन गैस, और नंबर 3 NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों के क्या उपयोग है? नंबर 1 क्लोरीन गैस का क्या उपयोग है? पानी को कीटाणु रहित करने में, पीवीसी, कीटनाशक और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में और अमोनिया बनाने में। तीसरा मैंने बोला था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये तीनों उत्पाद बने थे किसकी सहायता से? NaCl प्लस पानी को मिलाने से। तो NaOH का उपयोग साबुन और कागज उद्योग में, ड्रेनेज साफ करने में, और वस्त्र उद्योगों में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप POP के नाम से भी जानते हैं। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध जल योजित कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O। CaSO4.12H2O। इसको बनाया कैसे जाता है? जिप्सम, जिसको CaSO4 2H2O बोलते हैं, को लगभग 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अभिक्रिया CaSO4
2H2O देता क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1 into 1/2 H2O, डेढ़ पानी हमको मिल जाता है। पीओपी के गुण कौन से होते हैं? ये सफेद मुलायम चूर्ण होता है, पानी मिलाने पर बहुत जल्दी जम जाता है, जमने पर ऊष्मा निकालता है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। वायु में नमी पाकर धीरे-धीरे जिप्सम में बदल जाता है। पीओपी का उपयोग मूर्ति और सजावटी वस्तु बनाने में, टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में, खिलौने, चौक बनाने में और भवन निर्माण पर दीवारों पर सजावट करने में इसका उपयोग किया जाता है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है पीओपी के 2 उपयोग बताओ, 3 उपयोग बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? ये एक मापनी होती है जिससे किसी जलीय विलयन की अम्लता और क्षारता प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। यानी कि किसी भी वस्तु के अंदर कितना अम्ल है, कितना क्षार है या वस्तु उदासीन है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। पीएच स्केल की सीमा, पीएच स्केल की जो नंबरिंग होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। अगर हम बात करें पीएच वैल्यू अगर 7 है, इसका मतलब वो उदासीन है, न्यूट्रल है। पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, तो उसका जो नेचर है वो एसिडिक या अम्लीय है। और पीएच मान अगर 7 से ज़्यादा है, तो वो क्षारीय और बेसिक है। इसमें एक बात और ध्यान रखने की है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है, लेकिन 0, 1, 2, 3 तक अम्ल की प्रबलता ज़्यादा होती है। 4, 5, 6, 7 जैसे-जैसे हम 7 की तरफ जाते हैं, उसकी अम्लता कम होना शुरू हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर किसी भी वस्तु का पीएच मान 2 है और एक का 5 है, बताओ इनमें से कौन-सी ज़्यादा प्रबल है? तो आप बोलोगे 2। और यही बात आपकी क्षार में लागू होती है। 8 से 14 के बीच में होता है। जैसे-जैसे हम पीछे जाएँगे 12, 13, 14 तो क्षार आपका ज़्यादा प्रबल होता है और अगर बात करेंगे हम 8, 9 तो क्षार आपका दुर्बल होता है। पीएच स्केल का महत्व नंबर 1 किसी विलयन की तीव्रता कौन-सा अम्लीय और क्षार कितना अधिक प्रबल है, उसके बारे में बताता है। नंबर 2 दैनिक जीवन और उद्योगों में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तीसरा जीव विज्ञान में शरीर के द्रवों का पीएच जानने में सहायक होता है। अगर उदाहरण लें नींबू का रस, नींबू का रस पीएच मान 2 होता है, इसका मतलब वो अम्लीय प्रवृत्ति का है। शुद्ध जल 7 है, 7 का मतलब उदासीन। कार्बन का विलयन 9 से 10 है पीएच मान, तो ये क्या होगा आपका क्षारीय होगा। पीएच ज्ञात करने के साधन लिटमस पत्र के द्वारा, पीएच पेपर के द्वारा और पीएच मीटर के द्वारा हम पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। आज हम 10th का चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु का वन शॉट रिवीजन करेंगे और साथ-साथ उसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स का एक फास्ट रिवीजन करेंगे। पहला टॉपिक जो हमारे पास है धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहला जो प्रॉपर्टी है धातुएं चमकीली होती है, धातुओं की सतह चमकदार होती है। दूसरा धातुएं कठोर होती है, अधिकांश धातुएं कठोर होती है। सोडियम और पोटेशियम ये अपवाद होते हैं क्योंकि ये कोमल होते हैं और नरम होते हैं। तीसरा आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। आपकी चौथी प्रॉपर्टी होती है आपका तन्यता, धातुओं से पतली तार बनाए जा सकते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, जैसे आपके पास तांबा और चांदी। छठा उनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, बहुत ज्यादा होता है। गलनांक और क्वथनांक को हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, केवल एक अकेले पारे को छोड़कर। अधिक घनत्व, सामान्यतः धातुएं भारी होती है। आठवीं प्रॉपर्टी ध्वन्यात्मक, चोट करने पर धातुएं घंटी जैसी आवाज करती हैं। नौवीं प्रॉपर्टी ठोस अवस्था, अधिकांश धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती है, केवल पारा एक द्रव है जो कि रूम टेम्परेचर पर भी कैसा रहता है अथवा लिक्विड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट अधातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट चमकहीन, अधिकांश अधातु चमकदार नहीं होती है। आयोडीन केवल एक अपवाद है जो चमकदार होता है। सेकंड सामान्यतः अधातुएं नरम होती है। तीसरा अगाध वर्धनीय नहीं होती, इन्हें पीट कर चादरें नहीं बनाई जा सकती। नेक्स्ट तन्यता, अधातुओं से तार नहीं बनाए जा सकते। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, केवल ग्रेफाइट उसका अपवाद है। छठा कम गलनांक और क्वथनांक होता है। जितनी भी अधिकांश धातुएं होती हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, वो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। नेक्स्ट ये घनत्व क्या होता है? कम होता है। सामान्यतः अधातुएं हल्की होते हैं। आठवां पॉइंट ध्वन्यात्मक, चोट करने पर अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। नौवां पॉइंट विभिन्न अवस्थाएं, आपकी 3 मेन अवस्थाएं होती हैं धातुओं के अंदर, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस में कार्बन और सल्फर, द्रव्य में ब्रोमीन और गैस में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अभी आपने धातु और अधातु के भौतिक गुण पढ़े, अब हम धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज।
पहली जो प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि धातुओं को वायु में गर्म किया जाता है तो वो सामान्यतः ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेती है। आपकी जो अभिक्रिया क्या कहेगी? धातु प्लस ऑक्सीजन देता क्या है? धातु ऑक्साइड। होता क्या है? धातु ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बनाती है। बने हुए धातु ऑक्साइड प्राय क्षारीय और बेसिक होते हैं। कुछ धातुएँ तेजी से जलती हैं, जबकि कुछ धीरे-धीरे अभिक्रियाएँ करती हैं। हम इसका उदाहरण दे सकते हैं, मैग्नीशियम को वायु में गर्म करने पर मैग्नीशियम क्या होता है? Mg। जब हम इसको वायु में ऑक्सीजन में गर्म करेंगे O2 देता क्या है? 2MgO। दूसरा हम आयरन को गर्म करने पर क्या होगा? Fe प्लस O2 देता क्या है? Fe3O4। तीसरा भी ले सकते हैं हम लोग, कॉपर गर्म करने पर, कॉपर क्या होता है? Cu। अभिक्रिया किससे करेंगे? ऑक्सीजन से O2 गैस देता है CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। हमसे दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो उनकी क्रियाशीलता के अनुसार अलग-अलग परिणाम होते हैं। यानी जो सामान्य अभिक्रिया होती है, जब धातु को जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अधिक अधिक क्रियाशील धातुएं सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल से 3 अभिक्रिया करती हैं। नंबर 1 धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। उदाहरण के लिए सोडियम किसके साथ अभिक्रिया किया? जल के साथ यानी H2O देता क्या है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या निकल गया? H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आता है मध्य क्रियाशील धातुएं। मैग्नीशियम है, जिंक है, लोहा है। ठंडे जल से धीरे या अभिक्रिया नहीं करती, गर्म जल या भाप से अभिक्रिया करती है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया की? गर्म जल के साथ, क्या बन गया? MgO। क्या निकल गया? H2 गैस। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, आयरन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना दिया? Fe3O4 प्लस में क्या निकल गया आपका? H2 ये हाइड्रोजन गैस। और तीसरा है कम क्रियाशील धातुएं, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। ये धातुएं कम क्रियाशील होती है और सबसे ज्यादा कौन सी होती है? आपकी सोडियम और पोटेशियम। इसीलिए सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है क्योंकि क्रियाशीलता उसके अंदर काफी ज्यादा होती है, यानी जल के साथ ये अभिक्रिया ही नहीं करती है। तीसरी प्रॉपर्टी, धातुओं को अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों का मतलब होता है एसिड्स। जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो सामान्यतः साल्ट यानी लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, यानी धातु प्लस जल देता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। उदाहरण के लिए जिंक, जिंक क्या है? धातु है। अभिक्रिया किससे की? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl देता क्या है? ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, आयरन प्लस H2SO4 मींस किससे अभिक्रिया की हमने? एक एसिड के साथ, क्या बन गया? FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस में क्या निकल गया? हाइड्रोजन गैस। कोई जरूरी नहीं है कि ये जो आपके पास रिएक्शंस या उदाहरण आपको जो 3-3 दे रखे हैं, आप 3-3 ही तैयार करें। आप इनमें से कोई 1 या 2 भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। हमारे पास जो न्यू टॉपिक है क्रियाशीलता, और जिसे हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी कहते हैं। क्रियाशीलता श्रेणी वो सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी सबसे अधिक क्रियाशील से कम क्रियाशील की तरफ है हमारे पास। उदाहरण के लिए आप देख रहे हो पोटेशियम है, सबसे ज्यादा क्रियाशील है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, सीसा, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कहने का मतलब अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्रियाशीलता धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाती है। क्रियाशीलता श्रेणी का महत्व, नंबर 1 यह बताती है कि कौन सी धातु जल और अम्ल से अभिक्रिया करेगी। नंबर 2 यह समझने में मदद करती है कि कौन सी धातु किससे विस्थापित करेगी। थर्ड धातुओं का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन में सहायक होती है। और चौथा जंग कॉर्जन को समझने में उपयोगी होती है। क्या बताया? जल और अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी या नहीं उसको बताएगी। कौन सी धातु विस्थापित होगी उसको बताएगी। धातुओं का निष्कर्षण में सहायक होगी या नहीं होगी उसको बताएगी, यानी जंग को समझने में उपयोगी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। जब धातुएं अधातुओं के साथ अभिक्रिया करती हैं तो सामान्यतः आयनिक यौगिक यानी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। सामान्य नियम, धातु इलेक्ट्रॉन देती है, अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है। परिणाम आयनिक आबंध या बंध बनते हैं। सामान्य अभिक्रिया धातु प्लस अधातु क्या देंगे? आयनिक यौगिक। उदाहरण देखेंगे आप लोग, सोडियम प्लस क्लोरीन। सोडियम क्या है आपके पास? धातु प्लस क्लोरीन Cl2 देता क्या है? NaCl यानी कि नमक। नंबर 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन देता क्या है? MgO। एल्युमिनियम Al प्लस सल्फर देता क्या है? Al2S3। ध्यान रखेंगे, 1-2 ही उदाहरण आप तैयार कर सकते हैं। बने हुए यौगिकों के गुण प्राय ठोस होते हैं, उच्च गलनांक होता है, जल में घुलनशील होते हैं और पिघली अवस्था या विलयन में विद्युत के चालक होते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूं,
यौगिक ठोस होते हैं, कुछ गलनांक होता है, जल में घुलनशील होते हैं और विद्युत के चालक होते हैं। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स का विभिन्न कोषों कोषों का मतलब होता है सेल्स में वितरण ही उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। मुख्य नियम, टोटल जो हमारे सेल्स होते हैं वो टोटल 4 होते हैं, जिन्हें हम KLMN कहते हैं। इन कोषों को तैयार करने के लिए हम एक फ़ॉर्मूला याद रखेंगे। ये फ़ॉर्मूला होता है आपका 2n की पावर 2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स। n इक्वल टू 1 पहला सेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। दूसरे में कितने होंगे आपके? 8, अगले में 18, उसके अगले में 32। लेकिन बाहरी कोष में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 8, ध्यान रखिए हमेशा। यानी कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि आपको दिखा रखा है। जैसे हाइड्रोजन की बात करेंगे, इसके कितना होता है, क्या नाम है? 1 होता है हमारे पास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना होगा? 1। हीलियम में 2, 2 होंगे। लिथियम में कितना है? 3, 2 और 1। कार्बन में कितना होता है? 6, तो 2 और 4, 2 और 4। ऑक्सीजन में कितने होंगे? 8, 2 और 6। सोडियम में कितना होता है? 11, 2, 8, 1। तो इस तरह से हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर सकते हैं। जैसे हमारे पास और हम देख लेते हैं, कैल्शियम है। कैल्शियम में कितना है? 20, 20 है तो 20 कैसे याद करेंगे? पहले में कितने होने चाहिए? 2, 8, 8 और फिर कितने हो गए आपके? 2। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग-अलग तत्वों का तैयार कर सकते हैं। महत्व, तत्व धातु या अधातु है, ये पता चलता है। क्रियाशीलता समझ में आती है। संयोजकता आसानी से ज्ञात की जा सकती है। संयोजकता का मतलब होता है वैलेंसी, यानी कि किस तत्व पे कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागने की या लेने की कैपेसिटी है, उसे आप संयोजकता कहते हो। धातुओं की प्रकृति में उपलब्धता, अकरेंस ऑफ मेटल्स। धातुएं प्रकृति में 2 रूपों में पाई जाती हैं। नंबर 1, मुक्त अवस्था, फ्री स्टेट। जो धातुएं कम क्रियाशील होती है, वे प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नंबर 2, ये हवा पानी से आसानी से अभिक्रियाएं नहीं करती है। उदाहरण के लिए सोना है, चांदी है और प्लेटिनम है। नेक्स्ट, संयुक्त अवस्था की जो सेकंड अवस्था है उसको संयुक्त अवस्था कहते हैं, कंबाइंड स्टेट। अधिकतर धातुएं क्रियाशील होती हैं, इसीलिए वे प्रकृति में यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। नंबर 2, ये अधातुएं जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन के साथ संयुक्त रहती हैं, यानी किसके साथ मिलेंगी? ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ और कार्बन के साथ मिलती हैं। उदाहरण, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या होता है हमारे पास? बॉक्साइट की फॉर्म में होता है। लोहा हेमेटाइट की फॉर्म में होता है और जिंक ब्लेंड की फॉर्म में होता है, ZnS। लोहा हेमेटाइट, Fe2O3, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ध्यान रखेंगे इस बात को। धातुओं के मुख्य अयस्क ओर्स। नंबर 1, ऑक्साइड अयस्क, हेमेटाइट, बॉक्साइट, सल्फाइड अयस्क, जिंक ब्लेंड, कॉपर आयराइट। कार्बोनेट अयस्क, इसे बोलते हैं हम लोग कैल्साइट। क्या होती है? धातुओं का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। प्रकृति में पाई जाने वाली धातुओं को उनके अयस्क यानी ओर से प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। यानी कि प्रकृति में जितनी भी धातुएं मिलती है वो सारी अयस्क की फॉर्म में होती है और वहां से उनको जब बाहर निकाला जाता है, अलग अलग विधि से निकाला जाता है, उसे हम धातु का निष्कर्षण कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण के कौन कौन से मुख्य चरण होते हैं? पहला, अयस्क का सांद्रीकरण। नंबर 1, अयस्क से अशुद्धियां हटाई जाती हैं। अशुद्धियों को हटाने के तरीके, हाथों से चुनना, जल अपमार्जन और फ्लोट फ्लोटेशन। यानी कोई चीज फ्लोट कर रही हो, उसके अंदर जो चीज नीचे बैठ जाएगी तो उसको आसानी से हटाया जा सकता है। कौन कौन सी 3 विधि बताई? हाथों से चुन के हटा देना, जल अपमार्जन से और फ्लोटेशन से, यानी सल्फाइड अयस्क क्या हटाए जाते हैं इससे। तीसरा है आपके पास धातुओं का अपचयन मींस रिडक्शन। नंबर 1, धातुएं ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाकर धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं। कौन कौन सी विधियां होंगी? पहले, कार्बन के द्वारा। दूसरा, सेकंड, अतिक्रियाशील धातु द्वारा। और तीसरा, विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। हम क्या कर सकते हैं? धातु का अपचयन कर सकते हैं। फोर्थ नंबर है हमारे पास धातुओं का शोधन करना मींस रिफाइनिंग करना। अशुद्ध धातु को शुद्ध किया जा सकता है। कौन कौन सी विधियां इसमें यूज की जाएंगी? नंबर 1, शोधन विधि, आसवन विधि और एक आपका क्षेत्र परिष्करण विधि, जिसे हम जॉइंट रिफाइनिंग कहते हैं। क्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार निष्कर्षण, धातुएं की क्रियाशीलता और निष्कर्षण विधि। अधिक क्रियाशील धातु सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, इससे निष्कर्षण हो सकता है विद्युत अपघटन के द्वारा। मध्य क्रियाशील धातु जैसे आयरन और जिंक, कार्बन द्वारा अपचयन करना। और कम क्रियाशील धातुएं जैसे गोल्ड और सिल्वर, ये आपके मुक्त अवस्था से ही निष्कर्षण हो सकता है। साइंस का चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक का वन शॉट रिवीजन करेंगे और उसके मेन मेन टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे,
कार्बन का परिचय, कार्बन क्या है, कार्बन की संयोजकता कितनी है, कार्बन के यौगिकों का महत्व क्या है। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, कार्बन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु यानी नॉन मेटल तत्व है। ये आवर्त सारणी यानी जिसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसके 14 समूह में पाया जाता है। कार्बन प्रकृति में मुक्त अवस्था जैसे हीरा और ग्रेफाइट और संयुक्त अवस्था जैसे CO2, कोयला, पेट्रोलियम दोनों में पाया जाता है। रासायनिक प्रतीक यानी कि केमिकल सिंबल C होता है। परमाणु क्रमांक 6 होगा और परमाणु द्रव्यमान 12U होगा, यानी एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 ऑफ U होता है। कार्बन सभी जीवित प्राणियों का मुख्य घटक है, इसीलिए इसे जीवन का तत्व भी कहा जाता है। कार्बन की संयोजकता, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। इसी कारण कार्बन 4 एकल बंध बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मेरे पास मीथेन है, मीथेन का मतलब होता है CH4। अगर हम मीथेन की बात करते हैं, तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4 होता है। CH4 के अंदर क्या होता है, हमारे पास बीच में एक कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये आपका चौथा हाइड्रोजन होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है। सेकंड अगर बात करते हैं हम एथीन की, C2H4 होता है, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एक H इधर होगा, इधर आपके पास एक H इधर लेंगे और एक H आपका इधर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 2 और 2 4, और यहाँ पर कितना होगा 2 3 और 1 4, और इस तरह से किसका बन जाएगा, ये आपका इथेन का बन जाएगा। एथाइन जिसका फॉर्मूला होता है C2H2, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रखेंगे इस बात को। कार्बन के यौगिकों का महत्व, कार्बन के यौगिक हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। नंबर 1, जीवन के लिए आवश्यक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, NDA सभी कार्बन यौगिक हैं। नंबर 2, ईंधन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, CNG और LPG सब कार्बन से बनाए जाते हैं। नंबर 3, उद्योगों में उपयोग, प्लास्टिक, रबड़, फाइबर और दवाइयाँ। नेक्स्ट हमारे पास है भोजन, शक्कर, स्टार्च, तेल और वसा। घरेलू उपयोग, साबुन, डिटर्जेंट, शराब और सिरका बनाने में भी कार्बन का यूज किया जाता है। निष्कर्ष, कार्बन की संयोजकता 4 और लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण ये असंख्य यौगिक बनाता है। इसी कारण कार्बन और उसके यौगिक जीवन और उद्योग दोनों के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध की परिभाषा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है, सहसंयोजक यौगिकों के गुण कौन से हैं, और CH4, C2H6, CO2 के उदाहरण, ये सब हम यहाँ पर आपको सेकंड टॉपिक में देंगे। नंबर 1, सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध की परिभाषा, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु अपने संयोजक इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करके स्थायी यौगिक बनाते हैं, तो उनके बीच बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं, मींस कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, सहसंयोजक बंध के परमाणु इलेक्ट्रॉन ना तो खोते हैं और ना ही प्राप्त होते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं ताकि उनकी बाह्य कक्षा पूरी हो सके। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन H को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को साझा करते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के गुण, नंबर 1, ये प्राय गैस या द्रव्य होते हैं। नंबर 2, इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। नंबर 3, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। नंबर 4, ये जल में अघुलनशील होते हैं। और नंबर 5, ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। उदाहरण, नंबर 1, मीथेन CH4, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ, 4 एकल यानी सिंगल सहसंयोजक बंध बनाता है। नंबर 2, एथेन C2H6, 2 कार्बन परमाणु आपस में 1 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है और सभी बंध एकल सहसंयोजक होते हैं। नंबर 3 जो उसका उदाहरण है, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 1, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणु प्रत्येक ऑक्सीजन के साथ डबल सहसंयोजक बंध बनाता है, और जो उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा कैसा होगा, लीनियर होगा। हाइड्रोकार्बन, नंबर 1, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन CnH2n+2, उदाहरण मीथेन एंड एथेन। नंबर 2, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n। हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व पाए जाते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन आपके दो तरह के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन, ये हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल सहसंयोजक बंध यानी सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन्हें एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? एल्केन। उनके सामान्य सूत्र क्या होंगे? उदाहरण नंबर 1 मीथेन CH4 सबसे सरल एल्केन। नंबर 2 ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। एथेन 2 कार्बन परमाणु, सभी बंध एकल होते हैं। एकल का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। गुण गुण कम क्रियाशील होते हैं, साफ ज्वाला के साथ जलते हैं और ईंधन के रूप में उपयोगी होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल बंध पाए जाते हैं, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्कीन जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। उदाहरण एथीन और प्रोपीन। एथीन C2H4, प्रोपीन C3H6। गुण अधिक क्रियाशील और अपसाधन देते हैं यानी एडिशनल रिएक्शन करते हैं। अगला है एल्काइन, इसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। उदाहरण एथाइन C2H2 एंड प्रोपाइन C2H4। गुण अधिक क्रियाशील होते हैं, वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। अंतर आप देख सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गुण एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बंध एकल बंध होता है एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सूत्र एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2। क्रियाशीलता एल्केन में सबसे कम, एल्कीन में उससे ज्यादा और एल्काइन में सबसे ज्यादा होती है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, समजातीय श्रेणी, उसकी हम परिभाषा बताएंगे आपको, विशेषताएं, लाभ और उसके उदाहरण। सबसे पहले हमारे पास समजातीय श्रेणी क्या होता है। नंबर 1 परिभाषा, कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी जिसमें सभी यौगिकों का नंबर 1 सामान्य सूत्र एक जैसा हो, रासायनिक गुण समान हो तथा प्रत्येक अगला तत्व पिछले से CH2 यानी 14U के अंतर से बढ़े, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, सामान्य सूत्र एक जैसा हो, रासायनिक सूत्र एक समान हो और प्रत्येक अगला सदस्य पिछले से CH2 के अंतर से आगे बढ़े, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। विशेषताएं क्या होंगी? सभी यौगिकों का सामान्य सूत्र समान होता है। नंबर 2 सभी यौगिकों में समान कार्यात्मक समूह होता है। नंबर 3 रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। नंबर 4 भौतिक गुण जैसे कि गलनांक और क्वथनांक, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, वो बदलते रहते हैं। नंबर 5 प्रत्येक अगला सदस्य पिछले से CH2 समूह से अलग होता है। लाभ एडवांटेज, नंबर 1 कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन सरल हो जाता है। नंबर 2 नए यौगिकों के गुण का अनुमान लगाया जा सकता है। नंबर 3 नामांकन यानी नोमेनक्लेचर में सहायता मिलती है और नंबर 4 कार्बनिक रसायन को व्यवस्थित रूप में समझा जा सकता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो एल्कोहल एल्केन के लिए, अगर हम उदाहरण की बात करें तो एल्केन की बात करें तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एथेन का मतलब यानी मीथेन का मतलब CH4, एथेन का मतलब C2H6, प्रोपेन का मतलब C3H8 और ब्यूटेन का मतलब C4H10। तो इस तरह से पूरा का पूरे यौगिक बन सकते हैं। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये हमारी पूरी की पूरी एक एल्केन की श्रेणी तैयार हो जाएगी। एल्कीन श्रेणी की बात करें तो एथीन C2H4, प्रोपीन C3H6। सामान्य सूत्र CnH2n के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन यौगिकों का नामांकन यानी नोमेनक्लेचर। IUPAC नामांकन के नियम ये पढ़ेंगे हम लोग। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नामांकन पढ़ेंगे और फंक्शनल ग्रुप के साथ नामांकन कैसे होता है ये सब पढ़ेंगे हम लोग। पहला टॉपिक है कार्बन यौगिकों का नामांकन यानी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। IUPAC नामांकन के नियम। पहला नियम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। नंबर 2 कार्बन श्रृंखला को इस प्रकार संख्या देते हैं कि नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए। नंबर 2 डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम संख्या मिले। नंबर 3 असंतृप्त बंध यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति संख्या से दर्शाई जाती है। नंबर 4 फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में नाम में जोड़ा जाता है। नंबर 5 उपशाखाएं
जैसे मिथाइल, इथाइल आदि को उन संख्याओं के साथ लिखते हैं। यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामांकन। सबसे पहले बात करते हैं एल्केन के लिए, केवल सिंगल बॉन्ड होता है, सफिक्स ANE होता है। एल्केन, एल्कीन ऐसे होता है ना, तो इसमें बोल क्या बोलेंगे हम, एल्केन। कार्बनों की संख्या का और उनके नाम, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। बात करेंगे मीथेन के लिए, मीथेन में कितना होगा आपका CH4। बात करेंगे इथेन के लिए C2H6। बात करेंगे प्रोपेन के लिए C3H8 और इस तरह से ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट आपके पास है एल्कीन, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए और उसका जो सफिक्स होगा यानी प्रत्यय जो होगा वो ENE के बराबर होगा। उदाहरण के लिए इथीन C2H4, प्रोपीन C3H6 और इसी तरह से प्रोपेन, ब्यूटीन, हेक्सीन और चलता रहेगा। यदि डबल बॉन्ड बीच में हो, जैसे कि आपको एक उदाहरण दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, तो कैसे बोलेंगे इसको, कार्बन कितने इसमें 3, तो और डबल बॉन्ड कहाँ है पहले पॉइंट के बाद, तो उसको बोलेंगे प्रोपेन 1 इन। प्रोपीन है तो प्रोपीन, लेकिन 1 पहले के बाद है तो प्रोपीन बोलेंगे। क्या अगला है हमारे पास एल्काइन, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और आपके पास जो सफिक्स है यानी कि प्रत्यय है वो YNE के बराबर होगा। उदाहरण इथाइन C2H2, प्रोपाइन C3H4 और ब्यूटाइन C4H5। इस तरह से हम और भी आगे बना सकते हैं। आगे हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। तो इनमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन-कौन से हैं, उनके सूत्र क्या हैं, उनके सफिक्स क्या हैं और उनको किस तरह से हम उनको लिखते हैं। जैसे हमारे पास है अल्कोहल, उसका हम सूत्र होता है OH, लिखते हैं OL, ऑल। कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, ऑक्स, OIC एसिड। आपके पास है एल्डिहाइड ग्रुप CHOAL, कीटोन ग्रुप COONE और हेलो कंपाउंड जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, ये प्रीफिक्स के लिए यानी ये हमेशा कहाँ लगेगा, आगे। इनमें अगर हम बात करते हैं, जैसे अल्कोहल की बात किया इथेनॉल, कार्बोक्सिलिक की बात किया इथेनोइक एसिड, एल्डिहाइड के लिए बात किया इथेनल, कीटोन के लिए बात किया प्रोपेनॉन। तो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। नेक्स्ट हमारे पास है नामांकन के उदाहरण, जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं CH3CH2OH। कार्बन कितना है 2, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये बन गया इथेन, लेकिन इसमें OH लगा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल। CH3COH, क्या बोलेंगे इसको हम, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट आपके पास है CHO लगा हुआ है हमारे पास, तो क्या बोलोगे, इथेनल। तो इस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप को यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग सभी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स, कार्यात्मक समूह, जिसके अंदर हम लोग अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर और हेलो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कार्यात्मक समूह है क्या, कार्बनिक यौगिकों का वह विशेष परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। नंबर 1 एल्कोहल ग्रुप OH, नाम एल्कोहल और सफिक्स यानी प्रत्यय OL। उदाहरण CH3OH, इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल। गुण या उपयोग, जल में घुलनशील होते हैं, ईंधन, दवा और सैनिटाइजर में उपयोग किया जाता है। नंबर 2 कार्बोक्सिलिक समूह COOH, क्या नाम है इसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सफिक्स OIC एसिड। उदाहरण के लिए HCOOH, इथेनोइक एसिड, CH3COOH, क्या बोलेंगे इसको हम, इथेनोइक एसिड। गुण, गुण क्या बोलेंगे, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। नंबर 2 सिरका, खाद, संरक्षण में उपयोग किया जाता है। तीसरा कीटोन समूह CO, नाम कीटोन, प्रत्यय ONE, फंक्शनल ग्रुप श्रृंखला के बीच में होता है। उदाहरण के लिए CH3COCH3, प्रोपेनॉन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन। उपयोग की बात करेंगे, नेल पेंट बनाने का काम आता है और सॉल्वेंट बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप CHO, प्रत्यय AL, श्रृंखला के हमेशा अंत में लगाया जाता है। उदाहरण HCHO, मिथेनल, CH3CHO, इथेनल और नंबर 5 एस्टर समूह COO, नाम एस्टर, नामांकन एल्काइल प्लस एल्कोनेट। के लिए
CH3COO C2H5 यानी इथाइल इथेनोएट। क्या बोलेंगे? इथाइल इथेनोएट बोलेंगे। बात करेंगे गुण के लिए। गुण सुगंधित गंध पदार्थ बनाने का काम आता है, इत्र बनाने का काम आता है और आपके पास फ्लेवरों में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास हेलो कंपाउंड। हेलो कंपाउंड हमेशा कहाँ लगते हैं? प्रीफिक्स में लगेंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन और फ्लोरो। उदाहरण के लिए CH3Cl, क्लोरोमीथेन, C2H5Br, ब्रोमो इथेन। उपयोग रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, सॉल्वेंट में यूज करते हैं और कीटनाशक पदार्थ बनाने में। आपके पास पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपके पास एक श्रेणी बनी हुई है, सारणी बनी हुई है, देखो इसको। फंक्शनल ग्रुप है, नाम है और उसका सफिक्स और प्रीफिक्स है। पहला क्या है हमारे पास? OH अल्कोहल, OL, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, OIC एसिड, CO कीटोन, ONE, CHO एल्डिहाइड, AL, COO एस्टर, एल्काइल, एल्केन, COO एस्टर, एल्काइल, एल्केन और X हेलो कंपाउंड जो हमेशा कहाँ यूज होगा? प्रीफिक्स में यूज होगा। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक का नाम है आपके पास इथेनॉल। हम उसकी क्या पढ़ेंगे? संरचना पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम शराब के प्रभाव पढ़ेंगे। इथेनॉल की संरचना, रासायनिक सूत्र C2H5OH। नंबर 2 संरचनात्मक समूह या संरचनात्मक सूत्र CH3CH2OH। नंबर 2 संरचनात्मक सूत्र CH3CH2OH। इसमें OH यानी एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है जो इसके रासायनिक गुण निर्धारित करता है। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, रंगहीन द्रव्य होता है, हल्की तीव्र गंध रखता है, जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है, क्वथनांक लगभग 78% होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, दहन अभिक्रिया, इथेनॉल वायु में चलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाता है तथा ऊष्मा देता है। नंबर 1। नंबर 2 सोडियम के साथ अभिक्रिया, इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालता है। नंबर 3 ऑक्सीकरण, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल बनता है जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। उपयोग ईंधन के रूप में, दवाइयों और सैनिटाइजर के रूप में, परफ्यूम और कॉस्मेटिक में यूज में, औद्योगिक विलायक के यूज में और रासायनिक प्रयोगशालाओं में। शराब के प्रभाव, ये हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, ये केवल जानकारी के लिए है, ध्यान रखना इस बात को। नंबर 1 स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव, लीवर को नुकसान और पाचन तंत्र प्रभावित होता है। नंबर 2 मानसिक क्षमता में कमी, निर्णय शक्ति कमजोर करता है और स्मरण शक्ति घटाता है। तीसरा पॉइंट लत लगने का खतरा, आदत बनने पर छोड़ना बहुत कठिन होता है। सामाजिक समस्याएं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, पारिवारिक व सामाजिक तनाव बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड बोलते हैं। उसकी संरचना क्या है, गुण क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है और उसका सिरके में कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इथेनोइक एसिड है क्या। नंबर 1 संरचना, रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। संरचनात्मक सूत्र CH3COOH। इसमें COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है जो अम्लीय गुण देता है। भौतिक गुण, रंगहीन द्रव होता है, तीखी खट्टी गंध होती है, जल में पूरी तरह घुलनशील होता है, शुद्ध अवस्था में 16.6 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, इसीलिए आपके पास ग्लेशियल एसिडिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ग्लेशियल एसिडिक एसिड बोला जाता है इसको। नेक्स्ट रासायनिक गुण, ये एक कमजोर अम्ल है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 सोडियम के साथ जब अभिक्रिया करेगा यानी इथेनोइक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। सोडियम कार्बोनेटों के साथ, सोडियम कार्बोनेटों से अभिक्रिया करने के बाद CO2 गैस निकालने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। एस्टरीकरण अभिक्रिया, जिसको हम एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। इथेनोइक अम्ल को जब इथेनॉल की उपस्थिति में यूज किया जाता है वो एस्टर प्लस जल बनाता है, बनने वाला एस्टर सुगंधित होता है। नंबर 4 सिरका, जिसको हम विनेगर बोलते हैं। सिरका एथेनोइक अम्ल का पतला जलीय विलयन होता है, इसमें लगभग 5 से 8% इथेनोइक अम्ल होता है। उपयोग
भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए, खाद्य का संरक्षण करने के लिए, खाद्य पदार्थों का संरक्षण करने के लिए, यानी अचार वगैरह में यूज़ किया जाता है, घरेलू सफाई में यूज़ करते हैं और इसको जीवाणुनाशक के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, साबुन और डिटर्जेंट। नंबर 1 इससे पढ़ेंगे साबुन। साबुन क्या है? साबुन की क्रिया क्या होती है? हार्ड वाटर में प्रभाव क्या होते हैं? साबुन के गुण क्या हैं? डिटर्जेंट क्या है? उसके कितने प्रकार हैं? साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है और इसके लाभ क्या हैं? ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। साबुन क्या है? साबुन उच्च बसीय अम्लों यानी फैटी एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम एस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदाहरण के लिए सोडियम एस्ट्रेट बोलते हैं इसको। सफाई की अभिक्रिया, साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड जल से आकर्षित और हाइड्रोफोबिक तेल और गंदगी से आकर्षित। साबुन में माइसेल बनता है, तेल और गंदगी हाइड्रोफोबिक तेल से चिपक जाती है और हाइड्रोफिलिक हेड पानी की ओर बढ़ता है। पानी से धोने पर गंदगी बाहर निकल जाती है। हार्ड वाटर में प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हार्ड वाटर में Ca2+ एंड Mg2+ आयन होते हैं। साबुन इसके साथ अभिक्रिया कर अघुलनशील मैल बनाता है। इसमें झाग कम होता है। इसका फॉर्मूला आपका D2O होता है और सफाई ठीक ढंग से नहीं होती है। इसीलिए साबुन हार्ड वाटर में प्रभावी नहीं होता। साबुन के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ सोप, जैव अपघटनीय है, हार्ड वाटर में कब प्रभावी होता है, झाग बनाता है, त्वचा पे अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है। डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट सल्फोनेट या सल्फेट यौगिकों के सोडियम लवण होते हैं। डिटर्जेंट के प्रभाव, नंबर 1 एनायौगिक डिटर्जेंट कपड़े धोने में उपयोग किया जाता है। कैटायोनिक डिटर्जेंट कीटाणुनाशक में यूज होता है। नंबर 3 नॉन आयोनिक डिटर्जेंट कपड़े धोने में उपयोग किया जाता है। साबुन तथा डिटर्जेंट में अंतर, हार्ड वाटर साबुन कम प्रभावी, डिटर्जेंट ज्यादा प्रभावी होता है। मैल बनता है, डिटर्जेंट में नहीं बनता है। जैव अपघटनीय साबुन में हाँ और डिटर्जेंट में अधिकांश नहीं होता है। कच्चा माल साबुन में वसा और तेल और डिटर्जेंट में पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं। डिटर्जेंट के लाभ, नंबर 1 हार्ड और सॉफ्ट दोनों जल में प्रभावी होता है। नंबर 2 अधिक झाग और बेहतर सफाई करता है। नंबर 3 कम मात्रा में अधिक प्रभाव देता है। नंबर 4 औद्योगिक उपयोग में सहायक होता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स का दैनिक जीवन में उपयोग। ईंधन में कैसे उपयोग करते हैं? प्लास्टिक, दवाइयां, कपड़े और खाद्य पदार्थों में जो उसका यूज होता है वो किस तरह से हम उसका यूज करते हैं? कार्बन यौगिक हमारे दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। इनके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कार्बन यौगिक मुख्य ऊर्जा स्रोत है। उदाहरण के लिए कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है और इथेनॉल है जिसको हम बायोफ्यूल बोलते हैं। उपयोग खाना पकाने में, वाहन चलाने में और बिजली उत्पादन में इसका हम यूज करते हैं। प्लास्टिक विभिन्न कार्बन यौगिकों से बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट और टेफ्लॉन। उपयोग पानी की बोतलें बनाई जाती हैं, थैले बनाए जाते हैं, पाइप बनाए जाते हैं, विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं और घरेलू सामान बनाए जाते हैं। दवाइयाँ, अधिकांश दवाइयाँ कार्बनिक यौगिकों से बनी होती हैं। अधिकांश दवाइयाँ कार्बनिक यौगिकों से बनी होती हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक्स। कौन-कौन दवाई है? पेनिसिलिन, पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक्स। उपयोग रोगों के उपचार में, दर्द और बुखार को कम करने में इनका यूज किया जाता है। कपड़े यानी क्लॉथ्स और फाइबर्स, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के रेशे कार्बन यौगिक हैं। उदाहरण के लिए कपास, ऊन, नायलॉन, पॉलिस्टर और आपके पास है रेयान। उपयोग वस्त्र के निर्माण में, रस्सी बनाने में, पर्दे बनाने में, चादर बनाने में इनका हम यूज करते हैं। खाद्य पदार्थ, फूड आइटम्स, भोजन के मुख्य घटक कार्बन यौगिक हैं। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें शर्करा और स्टार्च, वसा, तेल और घी, प्रोटीन और विटामिन। उपयोग ऊर्जा प्रदान करना और शरीर की वृद्धि और शरीर की मरम्मत करना। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, ईंधन से लेकर भोजन, दवाई से लेकर कपड़े तक कार्बन यौगिक हमारे जीवन की रीढ़ है। इसके बिना आधुनिक जीवन संभव नहीं है। हमने अपनी तरफ से कार्बन और उसके यौगिक
को अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।